हेलो बच्चों, बोर्ड अब यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को साइंस का जो पेपर है क्लास 10 का, उसका हम सब्जेक्टिव जो आपका विषयनिष्ठ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन लेकर आए, बहुत ही डिटेल में करने वाले बच्चों, और आपको इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मार्च में ऐसा ना हो कि इधर उधर भटके, इसके लिए मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है गाइस, जितने भी बच्चे आप लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जुड़ जाइए, कैसे जुड़ना है वीडियो के बीच में ही हम बता देंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना सबको मस्ट है और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हम बता रहे हैं। नहीं तो देखिए टेलीग्राम में पिछले बार क्या हुआ कि 4 से 5 हज़ार बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए थे टेलीग्राम से, और लगभग 2-3 हज़ार बच्चों ने मैसेज भी किया था कि उनका 75% से अधिक मार्क्स भी लाया है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ उनके लिए और उन्होंने काफ़ी धन्यवाद किया था परीक्षा देने के बाद। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी सभी तरह की सुविधाएं लें, तो आप लोग चैनल ये वाला यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और फिर टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है और फिर बीच में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो साइंस का मैंने 40 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो करवा दिया है। मैथ्स का भी मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया, मैथ को मैंने बोर्ड में बताया, तो देख लीजिए मैथ वाला पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवाया है मैंने। इंग्लिश भी करवा दिया आपका, सोशल साइंस एसएसटी भी करवा दिया, तो सभी का मैं करवाते जा रहा हूँ और आपको सभी की तरह की सुविधाएं भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए आज हम साइंस का पेपर का आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल के सभी जितने भी वीडियोज आप लोग एक करके देख लीजिए। ठीक है, हम सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं। आप हमारे वीडियो सारे देखें, उसके बाद जाके पीडीएफ का फायदा लें। वीडियो का देखने के बाद ही पीडीएफ लें। अगर आप दूसरे वीडियो देखते हैं तो फिर पीडीएफ देखने का कोई फायदा नहीं। जब यही वीडियो देखिएगा तब पीडीएफ देखने से काम देगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक चैनल को फॉलो कीजिए जिनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यहाँ से सेक्शन ए है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन बी आएगा और सेक्शन सी आएगा, देख लीजिए। तो इस तरह से 19 क्वेश्चन है और कितने कितने क्वेश्चन का एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि सेक्शन ए वाले जितने क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर वाले हैं बच्चों, देख लीजिए, है ना। और ये वाले जो 8 से 14 तक है सेक्शन बी में 3 नंबर वाले हैं और 15 से 19 5 अंक वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं आपका। तो देखिए बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मेहनत करके आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया, तो आप इसका फायदा उठाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन ए में देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को बताना है। तो देखो यार, किन्हीं 2 गुणों को पूछा है तो 2 नंबर का है। अगर किन्हीं 3 गुण पूछ देगा तो 3 नंबर का भी आ सकता है। इसलिए मैंने 3 गुण बता दिए ताकि कम से कम 2 गुण तो आप लोग याद रखो अगर परीक्षा में आ भी जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहले ये चित्र बनाना है आपको। ये चित्र बना लीजिएगा और याद रखिएगा कि 2 पोल होते हैं आपके चुंबक में, है ना। ये क्षण जो चुंबक होता है, क्षण चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो जो आपकी जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है। और चुंबक के अंदर उल्टा होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। याद रखिएगा, अंदर में उल्टा होता है, अंदर में उल्टा होता है, इधर से जा रही है और अंदर से देखिए ऐसे सर्कल बन जाएगा, बस यही याद रखना है, इससे घूम जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो चुंबक के आसपास का क्षेत्र होता है वो सघन होता है, दूर जाने पर विरल हो जाता है, देखिए, है ना। सामने जल्दी रेखाएं ज़्यादा, समीप में ज़्यादा रेखाएं रहती हैं, दूर में कम रेखाएं हो जाती हैं। तो पहला गुण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने काट दीजिएगा, बंद वक्र होते हैं। क्या होते हैं? रेखाएं बंद वक्र होती हैं। देख लीजिए, अब सभी गोल गोल घूम घूम के बंद हो गए ऐसे करके, जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। देख लीजिए, कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, सब बंद वक्र है। देखिए ऐसे से गया, ऐसे से गया, ये बाद में जाके ऐसे करके घूम के मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, सब बंद वक्र है। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। अभी मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से क्या जाती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाती हैं, वही लिखा हुआ होगा। और तथा देखिए चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो यही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और थर्ड गुण देखिए, तो तीसरा गुण जो मैं आपको बता दूं कि अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास होती है। अभी मैंने बताया कि चुंबक के पास ज़्यादा रेखाएं ऐसे निकली हुई रहेंगी और दूर जाने पर विरल हो जाएंगी, देखिए ऐसे फैल जाएगा। तो ये वही बताया गया कि सामने में जहाँ पे ज़्यादा प्रबल क्षेत्र रहता है वहाँ पे पास में एकदम कम प्रबल, जहाँ पे कम ज़्यादा रेखाएँ रहती है वहाँ पर अधिक प्रबल होता है, और जहाँ पे कम प्रबलता वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर दूर रेखाएँ होती हैं। यही चीज़ मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख आप लोगों को खींचने बोला गया है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो देखिए क्या बनाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिए हैं और अवतल दर्पण का फोकस आपको पता है कि इधर आगे होता है, सामने होता है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर देखिए मैंने एक वस्तु रख दिया है। ठीक है, तो वस्तु के शीर्ष से होकर, है ना, ये अक्ष समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा आती है ना, जो कि किरण आ रहा है, जो कि मतलब कि अनंत से आ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि समांतर जाता है और वो फोकस से होकर निकलता है अवतल दर्पण के। दूसरा हम लोग फोकस से पास करेंगे तो वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। तो ये दोनों रेखाएं जाके यहाँ पे कट कर रही हैं, देखिए कट कर रही हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई, देख लीजिए। और प्रतिबिंब देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या पर ही बना है, सी पर ही बना है, और ऊंचाई भी सेम है, बराबर ऊंचाई है, लेकिन उल्टा बना है, बस इतना ही अंतर है। और वास्तविक है क्योंकि पीछे नहीं बन रहा है। जब पीछे जाके ऐसे से कटता है ना, ऐसे से करके ये होता है आभासी,
दर्पण के पीछे बनता है तब। तो ये देखिए वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक, तो यही मैंने बताया कि वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी पर, वक्रता त्रिज्या पर ही बना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो अच्छे से कर लो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये दूसरे पहले वाला क्वेश्चन से अलग है, ये भी आ सकता है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए डाल दिया हूँ। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख आप लोगों को खींचना है जब वस्तु फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र जो होता है सी, और यहाँ पे फोकस इसके बीच में रखा गया। पहले कहाँ रखा हुआ था? वक्रता केंद्र पर रखा गया था, अब थोड़ा सा आगे रख दिया गया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये देखिए समांतर रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी और एक भी फोकस के पास होगा तो यहाँ कटेगा, तो ये यहाँ पे कटेगा, तो दिख रहा है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। बाकी ये सभी चीज़ें वही वाला पुराना जैसा ही रहेगा, लेकिन बड़ा बनेगा बर, ठीक है। और वस्तु कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर। तो देखिए क्या होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर के आकार से बड़ा बनता है। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दे। उभयधर्मी मतलब दो चीज़ों को मतलब कि ये फॉलो करेगा। देखिए क्या क्या करता है, तो जो धातु ऑक्साइड पता है, धातु ऑक्साइड हो गया जैसे ZnO हो गया, फिर FeO2 हो गया, मतलब कि Fe2O3 भी हो गया, तो ये सारे जो हो गया वो हो गया धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का अगर व्यवहार प्रकट करे तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करे उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए क्या दिया हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आप लोग एग्जांपल भी दे दीजिएगा ताकि देखिए यहाँ पे उदाहरण देने बोला है तो उदाहरण के साथ याद रखिएगा। यहाँ पे Al का वैलेंसी कितना होता है? एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है, इसलिए क्या लिखा है? Al2O3। तो आप लोग को ये लिखने आना चाहिए, नहीं तो याद करने से फ़ायदा है कि एक बार सीख लो ये सब चीज़। जिंक ऑक्साइड में देखिए ZnO होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन में होते हैं। मतलब जितना उसका परमाणु भार होता है उसी का हिसाब से उनका भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं आवर्ती फलन में, मतलब कि एक फलन में आवर्ती में एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीत का क्या कार्य है? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। पीत का क्या कार्य है? तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके दे दिया है, लेकिन आप लोग 2 नंबर का है तो बस इतना ही लिखिएगा जितना मैंने दिया बस, ठीक है। तो यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पीत कहते हैं। यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पीत कहते हैं। दूसरे शब्दों में पीत यकृत से बनने वाला रस है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि पीत जो है वो यकृत से बनने वाला ही रस है, यह पाचन में सहायता करता है। पीत के कार्य देख लीजिए क्या कि वसा का पाइसीकरण करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब पाइसीकरण कर देता है जिससे वो टूट जाता है, और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है, ठीक है। तो ये 2 आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य ऊर्जा का समझ रहे, मतलब एक से ये प्रथम पोषी तो उससे द्वितीय पोषी में जाएगा, फिर तृतीय पोषी में जाएगा, उस तरह से करके बढ़ता आगे। तो वही बता रहे हैं जिनके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब एक जो ऊर्जा ये लिया अपना ऊर्जा अपने, मतलब कि इनको खाकर दूसरे को वही ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। जैसे कि एक दिशीय क्यों होता है? जैसे पेड़ को खाया हिरन, हिरन को खाया बाघ, देख रहे एक दिशा में जाता है, ठीक है, एक दिशा में जाता है, वही बोल रहे एक दिशीय होता है। उदाहरण, पौधे को कौन खाता है? टिड्डा। देख लीजिए, टिड्डा को कौन खा जाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खा जाता है? सांप। और सांप को कौन खा जाता है? उल्लू। तो देख रहे एक दिशा में है, सभी एक दिशा में एक दूसरे को खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैंने लेंदी लिख दिया, आप लोग इतना ही लिखिएगा, एग्जाम में चलेगा काम, आपको मिल जाएगा नंबर। लेकिन अगर 3 नंबर का आएगा तो ये सब भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कि इसमें से पौधे भोजन को उत्पादन करते हैं। देखिए मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको लिख दिया हूँ, पौधे भोजन का उत्पादन करते हैं। टिड्डा पौधे से भोजन प्राप्त करता है। टिड्डा क्या करता है? पौधे से भोजन प्राप्त करता है। फिर मेंढक टिड्डा से भोजन प्राप्त करता है, और फिर सांप मेंढक से भोजन प्राप्त करता है, यही मैंने आपको समझाया। उल्लू सांप से भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार से खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही हो रहा है, अभी मैंने बताया एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को आप लोग को लिखना था। देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग का है, तो इसमें ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। आप लोग चित्र देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव जिसने भी मेरा क्लास किया उसमें मैंने बता दिया था कि जितने भी एग्जाम आपको जो देखिए मेरे क्लास से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा मैं बता दे रहा हूँ। मैं स्मार्ट तरीके से अप्रोच बताता हूँ कि कैसे तैयारी करें। स्मार्ट अप्रोच जानना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, हम लोग को बता दे रहे हैं। अभी देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपके बुक में फिगर है याद कर लीजिए, बता रहे हैं, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको उससे डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ देखिए उसी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हाइड्रा याद रखिए कि मुकुलन होता है। आप लोग हाइड्रा वाला चित्र देखे होंगे, ऐसे से करके रहता है हाइड्रा, ऐसे करके हाइड्रा यहीं से फिर एक ऐसे निकल जाता है, तो ये जो होता है वो मुकुलन कहलाता है। तो मुकुलन आलिंगिक जनन कहेंगे, ठीक है।
राइजोपस। राइजोपस आप लोगों को पता है कि बीजाणु गठन आलैंगिक जनन से आता है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी थ्रू हो गया तो 3 शुरू हो गया, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग एक भी छोड़ोगे तो 3 नंबर आप गंवाओगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, इसको मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, लेकिन कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन में दिखा दिया हूँ, ताकि आप लोग कॉपी में उस तरह से लिखोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, 90% 95% लाना है, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए निकट, पहले ये देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब समय निकट की वस्तुएं साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सामने का चीज़ आपको अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो याद रखिए, जब दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस का वक्रता अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश की किरणें दूर को नहीं देख पाता है, हमारे मतलब कि दृष्टि पटल में नहीं बन पाता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। और निवारण करने का क्या तरीका था, देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल लेंस, ऐसे। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ताकि ये थोड़ा सा दूर करके हमारे उत्तल लेंस वाले आँख में जाए और ऐसे करके थोड़ा दूर तक हमारा दृष्टि पटल में जाए। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में आपको कैसे बनाना है, देख लीजिए, इसी तरह से लिखना है। देखिए कितना साफ लिखा है इसने। निकट दृष्टि दोष पहले ऐसे दे देना है। निकट दृष्टि दोष में निकट में रखी वस्तु, यहाँ पे अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पे लाइन लिख के यहीं से शुरू कर, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष ऐसे लिख दीजिएगा कॉलम में, और यहाँ से ऐसे करके शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में आप लोग बोलिएगा कि क्या सर ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पहले टॉपरों ने किया है तो आप लोग कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे डैश देके फिर ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे बड़ा में यहाँ पे हेड टॉपिक नहीं दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूरी से अधिक की दूरी की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट नहीं देती। इस तरह से लिखना है परीक्षा में, और इस तरह से फिर बनाना है कि निकट दृष्टि दोष के कारण। देखिए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बनाया गया है। तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण क्या होते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। देखिए पहले ही वाला आंसर लिखा हुआ, लेकिन अच्छे से लिखा हुआ सजा के। नेत्र के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूर अनंत से स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, देखिए दूर अनंत से जब किरणें आ रही हैं तो क्या हो रहा है, सामने ही बन जा रहा है, दृष्टि पटल में नहीं जा रहा है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऐसे टच होना चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है। इसी कारण देखिए क्या लिखा है, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब और नेत्र लेंस और रेटिना, इसी के कारण हम लोग को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसको कैसे दूर किया जाता है, अवतल लेंस के सहायता से। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपको आया हुआ है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, देख लीजिए। तो याद रखिए अवतल दर्पण ऐसे होता है। ठीक है, और प्रकाश की किरणें इधर जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें इधर गई तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और इधर हो गया नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड में, और इसका फोकस दूरी होता है इधर। तो याद रखिए कि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा होता है नेगेटिव में, और उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण का होता है पॉजिटिव में। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज का आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे अभी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि फोकस दूरी हमारा इस साइड है। ठीक है, और देखिए जो वस्तु बीम की दूरी, बीम भी इधर रखा हुआ है, तो बीम की दूरी भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि ये इधर रखा हुआ है, ये साइड रखा हुआ है। देखिए, और बीम की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई ऊपर में प्लस होता है पॉजिटिव, और नीचे में रखा जाता है नेगेटिव, याद रखिएगा। तो बीम तो ऊपर में खड़ा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस का याद रखिएगा कि फोकस दूरी नेगेटिव होता है। बीम ऊपर अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव उसका ऊंचाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से दर्पण सूत्र यूज कर देंगे, 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। और देखिए यहाँ पे 1/v हमको निकालना है, तो इसी को इधर रहने देंगे और बाकी उधर इसको कर देंगे। तो ये मतलब कि भिन्न का घटाव हो गया आपका, देख लीजिए जैसे बनेगा। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 1 - 1/18 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 1/17 हो गया आपका। ठीक है, और घट बढ़ के कितना आया, -1/54। तो क्या हो जाएगा, v = -54। इसका मतलब ऐसे जो दर्पण है तो यहाँ पे बिंब है, तो इसका जो यहाँ पे ये कितना दूरी पे था, 28, तो ये और इधर दूरी में इधर ही बनेगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, वही बोलना चाह रहा है कि दूरी में बनेगा और इधर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अभी मैंने बताया दर्पण के सामने इधर ही बनेगा, इधर। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है कैसे। ऐसे जब दर्पण है तो इधर बनेगा प्रतिबिंब, ऐसे करके। और प्रतिबिंब का साइज कैसे निकाले जाते हैं, तो m = क्या होता है, मैग्नीफिकेशन = h'/h, तो हो जाता है h'/h का क्या होता है फॉर्मूला, -v/u। तो -v/u में -54 हो जाएगा, और u आपको हो जाएगा बिंब की दूरी जो कि -24 है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए -2 आ गया, और 7' -14 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रतिबिंब की अतः प्रतिबिंब आवर्धित बिंब से बड़ा होगा।
ठीक है। वो कितना था देख लीजिए, वो 7 सेंटीमीटर था ना, दोगुना साइज़ का बना। अभी मैंने समझाया ना, देखिए 7 सेंटीमीटर था बीम की ऊंचाई और ये 14 सेंटीमीटर का बना, आप लोग देख लीजिए फार्मूला से, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा ये न्यूमेरिकल था, 3 नंबर का था। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पूछा, संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाएं। कैसे ये आपको समझाना है उदाहरण से। तो देखिए यही क्वेश्चन पिछला साल इस तरह से भी आ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन्हें इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। याद रखिएगा कि संयोजन में क्या होता है कि 2 चीज़ जुड़ के एक चीज़ बनाएगा, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ मतलब एक पदार्थ शुरू में रहेगा और विभाजित होकर वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना सकते हैं। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख लीजिए, Mg और O2 2 चीज़ जुड़ा है और एक चीज़ बन गया है, ठीक है। ये उदाहरण भी याद रखिएगा, उदाहरण के साथ समझाइएगा तभी 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, 2 नंबर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये H2 ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CaOH। देखिए तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और वही वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, नाम दिया है कि क्विक लाइम जल जोड़िएगा तो बन जाएगा सेलेक्ट। ये देखिए वियोजन अभिक्रिया में CaO3 टूट के क्या बन गया, CaO प्लस CO2, ठीक है। CaCO3 होगा शायद, यहाँ पे देखिएगा CaCO3 होगा, गलती हो गया लिखने में टाइपिंग में। फिर 2PbNO3 2 है ना, तो क्या क्या टूट के बनेगा PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो देखिए एक चीज़ से कितना चीज़ बना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग को। तो देखिए हमारे 2 आप लोगों को मैं बता दूं यूट्यूब चैनल है, एक बोर्ड आभा है, नव आभा है। तो ये दोनों चैनल आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना, देख लीजिए। दोनों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, ये क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल से। देखिए ये बोर्ड आभा और नव आभा 2 यूट्यूब चैनल है, अभी आप बोर्ड आभा देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में। और याद रखिए पिछले साल बोर्ड यहाँ से झारखंड बोर्ड के 1200 से भी ज़्यादा बच्चे 75% से अधिक लाए हैं। अब देख लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, देखिए टेलीग्राम आप लोग अगर पास नहीं है ऐप तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम कैसा दिखता है। अब 3 हमारे PDF सॉल्यूशन के लिए और वीडियो लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे। 3 टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन जुड़ना है देख लीजिए। क्लास 10th वाले बच्चों को एक ये जुड़ना है, टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, मेन ग्रुप का नाम क्या है, बोर्ड आभा जैकबोर्ड, देख लीजिए ये। इसमें जुड़ जाओ यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ जुड़ जाओ। और एक है क्लास 10 वाला के लिए जैकबोर्ड क्लास 10 चैंप्स, ये दोनों जुड़ जाओ। मेन ग्रुप में सबको जुड़ना है, 10th 12th वाले बच्चे दोनों जुड़ेंगे और 10th वाला में सिर्फ 10th वाले जुड़ेंगे। 12th वाले में मत जुड़ना है, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। तो 12th वाले में मत जुड़ना, आप लोग ये दोनों में जुड़ जाना, 10th वाले, ये और ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप लोग को। पूछ रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थीं, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया उसे। यहाँ पे उसे होगा, उसने नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है देखिए सॉल्यूशन क्या होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित थी। मतलब परमाणु द्रव्यमान की कितना उनका भार है उसके हिसाब से सिद्धांत पर आधारित थी। जबकि मोसले जो बनाए आधुनिक आवर्त सारणी, वो देखिए मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। और मेंडलीव की क्या थी, परमाणु द्रव्यमान पर। तो देखिए क्या क्या दिक्कत हुआ। इस सारणी के द्वारा मेंडलीव की सारणी के दोषों को दूर किया गया। कैसे दूर किया गया, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को, जितने भी समस्थानिक हैं सभी को एक ही स्थान दिया गया है ना। क्योंकि समस्थानिकों में क्या होती है, प्रोटीन की संख्या सदा समान होती है। याद रखिए प्रोटॉन की संख्या सदैव समान रहेगी, तो वही परमाणु संख्या में मतलब कि बनता है। तो परमाणु संख्या इसलिए क्या रहता है, पर एक ही होगा। जब प्रोटॉन की संख्या एक सेम है तो परमाणु संख्या भी सेम होगा, यही कहना चाह रहा है। जबकि ये क्या थे, मेंडलीव इनको अलग अलग रखे थे क्योंकि भार इनका अलग अलग होता है, इसलिए वो रख दिए थे। लेकिन नहीं, प्रोटॉन की संख्या को ही इन्होंने परमाणु संख्या माना और आधुनिक आवर्त सारणी में सभी को समस्थानिक बनाया। आगे देखिए ऑर्गन तथा पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 और 19 है। पोटेशियम का 19 हो गया और आर्गन का 18 हो गया। तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने पर आर्गन पहले आता है। देखिए परमाणु संख्या के हिसाब से जब तय करते हैं तो क्या होता है, आर्गन पहले आता है और पोटेशियम का स्थान पीछे रह जाता है। जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान में इसके विपरीत हो जाता था, है ना। नई आवर्त सारणी भी इस दोष को भी दूर किया है, नई आवर्त सारणी ने। आगे देखिए तत्वों, उत्कृष्ट गैसों और संक्रमण तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया है। याद रखिए कि जो भी तत्व हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, संक्रमण तत्व, सभी को स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है। आधुनिक आवर्त सारणी ज़्यादा मतलब लॉजिकल है, इससे ये ज़्यादा सही बता पाता है कि क्यों तत्वों की गुणों का पुनरावृत्ति होता है एक आवर्त सारणी में, ठीक है।
आगे देखिए, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के कारण क्या हैं। कार्बन को जितने अधिक यौगिक हो जाते हैं, सभी आप लोगों को पता होगा कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यौगिक। तो क्या होता है देखिए, एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाता है। आप लोग कार्बन चेन देखे होंगे, ऐसे बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। श्रृंखलन आप लोग पढ़े भी होंगे, श्रृंखलन क्या होता है, जैसे C2H5OH है ना, तो ये सभी श्रृंखलन से बनता है। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं। याद रखिए कि ये सबसे अच्छा श्रृंखलन बना सकता है कार्बन धातु। इसके कारण कार्बन धातु नहीं, कार्बन आपका जो तत्व है, कार्बन तत्व जो एलिमेंट है वो बहुत सारे का मतलब यौगिक बना सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आबंध बना सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शुरू हो गया है और अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझाइए, यहाँ पे लिख दिया गया क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, याद रखिए कि मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए, मतलब कि पूरा शरीर से एक बार पूरा आके निकलने के लिए, शरीर का एक चक्कर पूरा लगाने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से कितना बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। इसलिए क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र परिसंचरण कहा जाता है। इस मनुष्य में गुजरना पड़ता है, इस मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं, इसलिए भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है। देखिए दोहरा परिसंचरण अच्छे से समझिए। विऑक्सीजनित रक्त, जो विऑक्सीजनित रक्त हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जिसमें ज़्यादा मात्रा में रक्त में, शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, महाशिराओं द्वारा, किसके द्वारा, महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। और जब दायां आलिंद इकट्ठा होता है, सिकुड़ता है, मतलब दाएं आलिंद में जब रक्त भर जाता है तो सिकुड़ जाता है, तो ये क्या होता है, दाएं नीले में चला जाता है। तो याद रखिए महाशिराओं द्वारा रक्त आ रहा है और दाएं आलिंद में जा रहा है। देखिए दाएं आलिंद में शिराओं द्वारा देखिए रक्त यहाँ पे आ रहा है, घुस रहा है, एंटर कर रहा है। और जब ये सिकुड़ता है तो कहाँ चला जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब ये सिकुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में। देखिए दाएं नीले में, देखिए यहाँ पे चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा। दाएं सिकुड़ते हैं, दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से फिर क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाता है ना। तो देखिए जब दाएं नीले में चला गया यहाँ पे, और जब ये सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ेगा तो फुफ्फुस धमनी के पास यहाँ पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे फुफ्फुस धमनी, यहाँ देख रहे, इधर से इधर घुस जाता है। और फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ चला जाता है, रक्त फेफड़े में। और फेफड़े के बाद फिर मतलब वहाँ से महाधमनी के माध्यम से फिर एंटर करता है। देखिएगा आगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, देखिए फुफ्फुस धमनी के माध्यम से भी मैंने बताया कि ये फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। याद रखिए फेफड़े में ही ऑक्सीजन मिलते हैं गैस से, ठीक है। और यह रक्त ऑक्सीजनित, अब क्या अब ऑक्सीजनित हो गया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया फेफड़े में, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस बाएं आलिंद में आता है। देखिए फुफ्फुस शिराओं द्वारा, देखिए अभी मैंने बताया फुफ्फुस शिराओं द्वारा यहाँ से निकला था और यहाँ से फिर एंट्री करेगा। अभी मैंने समझाया था यहाँ से निकल गया था, अब यहाँ से एंट्री करेगा। अब क्या करेगा, देखिए दाएं फुफ्फुस शिराओं से घुस जाएगा और यहाँ से देखिए क्या होगा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा वापस बाएं आलिंद में आ जाता है। और बाएं आलिंद के सिकुड़ने पर यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में चाहता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जब बायां नीला सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो चित्र याद रखिएगा, देख लीजिए, ठीक है। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित, एक दूसरी बार विऑक्सीजनित। मैंने समझा दिया, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। महत्व क्या है कि हमारा शरीर 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है। इसके ही कारण से हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिकाएं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है। तो ये चित्र बना सकते हैं या ये भी चित्र बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है बना लीजिएगा। परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो याद रखिए इस ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिनमें से प्रमुख है सौर पैनल। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर पैनल हमारी सारी जितनी भी सौर सेलें हैं का समूह होता है। ये देखिए सौर पैनल क्या होता है, सौर सेलों का समूह होता है। और सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना बिजली का उत्पादन करती है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलती नहीं कीजिएगा। सौर पैनल के सौर सेलों से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, सौर पैनल के सौर सेल किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से, याद रखिएगा। और सौर पैनल का रखरखाव सस्ता है, याद रखिए, इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है, और बिजली उत्पादन किया जा रहा है। चलिए और देखिए इसके अलावा देखिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में भी उपयोग करते हैं। सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका विद्युत से आता है, ठीक है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर आपका निर्भर करता है। देखिए तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब तार जितना लंबा रहेगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। देखिए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और चालक के अनुप्रस्थ काट, मतलब तार कितना मोटा है, देखिए तार कितना मोटा है ये देखा जाता है। तार की मोटाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, वही काट का जो क्षेत्रफल है, देखिए ये अनुप्रस्थ काट, ये
ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज़्यादा उसका मोटा रहेगा उतना कम वो प्रतिरोध करेगा, ठीक है, इतना अधिक कम प्रतिरोध करेगा। तो ये याद रखिएगा, जितना मोटा तार रहेगा उतना अच्छा से बिजली जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। हाँ, अगर धातु है, अब ज़्यादा मतलब कि धातु जैसा है कि बहुत कम प्रतिरोधकता वाला धातु है तो वो ज़्यादा मतलब कि आपको देगा आउटपुट, ठीक है, समझ रहे हो। जो ज़्यादा मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उससे कम पास होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसका अपना ही खुद का प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए, प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम आवे, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए उत्तर बना दिए। तो देखिए हम यहाँ पे ले लिए हैं, दिया गया है R1 इतना दिया है, R2 इतना दिया है और R3 6 ओम दिया हुआ है, और हमको लाना क्या 11 ओम। तो क्या होगा, संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजन कर देंगे। पता होगा श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। तो देखिए हम एक सिरा यहाँ पे लगाए हैं, फिर यहाँ पे जो प्रतिरोध है एक R1, फिर इसके दूसरे सिरा को दूसरे प्रतिरोध वाले से जोड़ दिए हैं, फिर तीसरे से जोड़ दिए हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3 फॉर्मूला आप लोग को सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा, 2 ओम + 3 ओम + 6 ओम। तो क्या हो जाएगा, 11 ओम आपका आंसर यहाँ पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि 1 ओम कैसे आएगा। तो याद रखिएगा कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम सभी को पार्श्व क्रम, याद रखिएगा पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों एक ही चीज़ का नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीनों का सिरा एक जगह पे और तीनों का सिरा दूसरा सिरा भी एक जगह पे लगाकर समांतर रूप से उसे जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला था 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1/2 1/3 + 1/6, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा। और 1/r का यहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा, लघुत्तम जो क्या बोलते हैं भिन्न का जोड़ है, तो आ जाएगा इतना। और 6/6 आने के बाद r क्या हो जाएगा, देखिए 1/r = हो गया 6/6 मतलब 1/1। तो r क्या आ गया, R1 आ गया, ठीक है। तो r आपका 1 ओम हो गया। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, सिर्फ डाटा में अंतर रहता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कर लीजिएगा, और बुक के जितने भी चित्र हैं उसको अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो देखो डायनेमो 2 तरह का होता है, एक प्रत्यावर्ती होता है, एक दिष्ट धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग दिष्ट धारा वाला भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका कार्य का वर्णन करना है। तो देखिए यह एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है। उसे पर्यावर्ती धारा जनित या डायनेमो कहते हैं, ठीक है। इसका जो कार्य है सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर अनुसार होता है। तो याद रखिएगा किसके नियम के ऊपर है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। अब सिद्धांत देखिए पूरा अच्छा से यहाँ पे लिखना होगा तभी नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है किसी बंद कुंडली को, तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक दिष्ट धारा है ना, देखिए, और एक दिष्ट धारा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली को घूमने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए हम इसका क्वेश्चन आप लोग को संरचना भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए आप लोग को 3 चित्र मैंने बनाया है, यहाँ पे जो भी आसान लगेगा बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 चुंबक है, नॉर्थ और साउथ, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इसके बीच में आर्मेचर होता है, देख लीजिए ABCD जो दिखा रहा है इसका 2 S1 और S2 से जुड़ा हुआ रहता है और ब्रश B1 B2 से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसके 4 भाग जो प्रमुख भाग देख लेते हैं। क्षेत्र चुंबक समझ लेते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, चुंबक क्या लिखिएगा, जिसके ध्रुव खंड नॉर्थ और साउथ होते हैं। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अभी मैंने बताया 2 बहुत शक्तिशाली चुंबक रखे हुए रहते हैं जो शक्तिशाली क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। आर्मेचर कुंडली क्या होता है देख लीजिए, यह एक आयताकार कुंडली, अभी देखिए मैंने बताया ABCD ऐसे करके है, ठीक है। ये मतलब कि आयताकार कुंडली है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तारों के अनेके फेरे लपेटकर बनाया जाता है। एक लोहे का क्रोड रहता है, उसके ऊपर तांबे का काफ़ी बार घुमा के लपेटा जाता है। यह सदैव क्षेत्र चुंबकीय के बीच में घूमते रहता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है जो यहाँ पे मैंने बताया कि एक इधर से चुंबक और इधर से ये आर्मेचर बीच में, ये जो आर्मेचर है घूमते रहता है, जिससे इसमें तांबों की तारों की
फेरे अधिक बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली बने। देख लीजिए यहाँ पे 2 शक्तिशाली चुंबक और ये यहाँ पे आर्मेचर कुंडली घूमता है। अभी आगे और भी इस चीज़ जानिएगा, देखिएगा सर्पी वलय है ना, क्या बोल रहा है कि कुंडली पर लपेटे तारों की दोनों सिरे धातु के दोनों छल्लों S1 और S2 से जुड़ी हुई रहती है। मैंने दिखाया था S1 और S2 से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए S1 और S2 से जुड़ा हुआ है। देखिए और ये ब्रश से फिर वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा। तथा आर्मेचर कुंडली के साथ हमेशा यहाँ पे हमेशा हो जाएगा, हमेशा घूमती रहती है, सर्पी वलय कहलाती है। ये छल्ले धुरा दंड से जुड़े रहते हैं। आगे देखिए ब्रश, सर्पी वलय तांबे की 2 पत्तियां B1 और B2 को स्पर्श करती हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। अभी दिखा दिया मैंने, ब्रश सदैव स्थिर रहते हैं और इनके सिरों का संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं। अब कार्यविधि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कैसे घूमता है। माना आर्मेचर कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, मतलब देखिए ऐसे यहाँ पे चुंबक है दोनों और यहाँ पे जो आर्मेचर कुंडली है वो दक्षिणावर्त ऐसे से घूम रही है, ठीक है, जिसमें भुजा सीढ़ी नीचे की ओर आ रही है। याद रखिए जब भुजा सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है तो भुजा ए बी ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा जब नीचे जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों ऊपर भी जाएगा, ठीक है। याद रखिए तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार क्या होता है, इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। याद रखिए जब ये ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है, जब ए बी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, धारा की दिशा ए से बी की ओर। जब ए बी ऊपर जाएगा तो ए से बी की ओर, और अतः बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा S2 से S1 की ओर जाएगी। यह क्रिया प्रत्येक आधे चक्र में बदलती है और आधा चक्र में फिर पलट जाएगा। फिर जब CD नीचे जाएगा तो C और D की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हर बार चेंज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती। आपका प्रत्यावर्ती याद रखिए, जनरेटर इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक और चित्र, 2 मैंने आपको डाल दिया। जिनको चित्र अच्छे से नहीं समझ में आता है तो ये वाला भी चित्र बना सकते हैं। देखिए आसान चित्र है, CD जब नीचे जाएगा तो फिर वो AB ऊपर आएगा तो A से B की ओर आपका यहाँ पे बहेगा, है ना, विद्युत, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। सर्पी वाला ये वाला है, सभी चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया। देख लीजिए एक और चित्र आप लोगों को जो किताब में दिया है आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। इसी से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, और सो भी प्रत्यावर्ती धारा होता है, हर आधे चक्र में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण को आपको संतुलित करने बोला गया है। तो देखिए संतुलित करने के लिए ये आपके 4-5 क्वेश्चन है और संतुलित करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए N2H2 को हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु है, हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2NH2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे H2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, फिर ठीक है, हो गया। FeHO2O Fe3O4H2 इसको आपको हैंडल करना है। तो देखिए Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए क्या करेंगे 3 Fe लगा दिए, और H2O यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का 1 अणु है और यहाँ ऑक्सीजन का 4 अणु है, तो यहाँ 4H2O बैठाएंगे, तो 4H2 करने के बाद साथ साथ 4H2 भी लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 को कैसे करेंगे, ऐसे करना है तो कैसे करेंगे, NaCl रहने देंगे, AgNO3 रहने देंगे, ये बाकी सब रहने देंगे, क्योंकि ये खुद बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन है ये सभी। आप लोगों को मैं बता दूं संतुलन करने, अगर आप लोग जानते हैं संतुलित करने तो 5 नंबर आप अपना फिक्स करके आइएगा। तो इसको जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा संतुलन करने के लिए, ठीक है। संतुलित करना होगा समीकरण आपको। H2Cl2 भी देखिए क्लोरीन के 2 अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु है, तो यहाँ हो जाएगा HCl दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आगे लगा देंगे बस, क्योंकि 2 दोनों था, ठीक है, तो 2 लगा देंगे तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है HCl, दोनों का यहाँ पे HCl2 मतलब कि क्लोरीन का 2 अणु है और यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और बाकी सेम रहने देंगे, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र पूछ रहा है। आपको मैंने बार बार बोला है कि अपने पुस्तक के सभी चित्र को याद रखिए। पाचन तंत्र यहाँ दिया हुआ है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। परिसंचरण तंत्र आप लोग करके रखिएगा, ये भी पूछ देता है परिसंचरण तंत्र। दूसरा उत्सर्जन तंत्र आप लोग कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ अभी से करिए, उत्सर्जन तंत्र और शोषण तंत्र, ठीक है, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र, शोषण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे जिह्वा है, मुंह है, ग्रसिका है, डायफ्राम है, तो सारा आप लोग दिखा लीजिएगा। पीतनली, यकृत, अग्न्याशय, क्षुद्रांत्र, अमाशय, 4 लाइन में लिख भी सकते हैं। जो मुख्य है कि खाना हमारे मुख से होकर प्रवेश करता है, सबसे पहले अमाशय में जाता है, उसके बाद क्षुद्रांत्र में जाता है जहाँ पे किसका पाचन होता है, यकृत कौन सा रस छोड़ता है, सभी चीज़ें लिखते हुए आपको लास्ट में लिख देना है कि बृहदांत्र में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, क्षुद्रांत्र में किसका पाचन होता है वो लिख देना है, फिर आपको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, 4 लाइन लास्ट में लिख देना है शॉर्ट में। या फिर इस तरह भी चित्र बना सकते हैं, जैसा भी आपका ड्राइंग है, देख लीजिए मैंने दोनों में बना दिया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि मानव में बच्चे यहाँ पे होगा बच्चे,
ठीक है, का लिंग निर्धारण को समझाना है। तो देखिए मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुण धर्म सूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होता है, याद रखिए, और मादा में XX गुणसूत्र होता है। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है, याद रखिए नहीं होता है। जब नर और मादा का संयोग से संतान उत्पन्न होता है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में सक्षम हो ही नहीं सकती। याद रखिए कि जो बच्चा लड़का या लड़की जन्म लेता है उसमें ज़्यादा हाथ रहता है, मतलब मेन हाथ तो लड़का का ही होता है, नर का ही होता है। याद रखिए कि इसमें महिला का कोई हाथ नहीं होता। देख लीजिए मादा नर शिशु को उत्पन्न करने में सक्षम है ही नहीं, क्योंकि उसके पास XY गुणसूत्र होने चाहिए जो कि नहीं है। आगे देखिए निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग है ना गुणसूत्र स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा और संतान लड़की के रूप में जन्म लेगा। लेकिन अगर पुरुष का Y गुणसूत्र जाएगा और लड़की का स्त्री का X लिंग सूत्र रहेगा तो मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। याद रखिए किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अभी मैंने बता दिया, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। तो देख लीजिए चित्र यहाँ पे, स्त्री के पुरुष के पास XY दोनों गुणसूत्र है, स्त्री के पास XX गुणसूत्र है, ठीक है। और जब युग्मक बनेंगे X और Y मिलेंगे और X और X मिलते हैं तो देखिए क्या बनता है, X और X मिले हैं तो लड़की बनेगा और X और Y मिल जाएगा तो यहाँ देखिए पुरुष बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ ही जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ। धन्यवाद।